नमस्कार दोस्तों। हम लोग की घटना चक्र पूर्वावलोकन पर्यावरण का सीरीज चल रहा है और इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो आप ज़रूर देखें, पार्ट है। अभी हम लोग का जैव विविधता चल रहा था और आज का जो टॉपिक हम लोग चालू करने जा रहे हैं वो विभिन्न आयाम अधिनियम एवं करार है। लग रहा है उम्र हो गई है यार, अधिनियम को आयाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक, जो कि जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन है मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में, अक्टूबर 2008 में। 2010 यूपी यूडीए एलडीए में पूछा है ये, तो इसका ऑप्शन है बी, दिसंबर 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। जीपीएससी प्री 2018 में पूछा था, तो 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। ऑप्शंस हैं 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में, 2003 केरल में। अब देखिए यूपी आरओ मीन्स 2014 में डिफ़िकल्टी लेवल कैसे बढ़ जाती है प्री के अपेक्षा। अब ये पूछ दिया मतलब जो प्लेस है वो भी और जो ईयर है वो भी। तो ये देखिए आप 2003 चेन्नई में भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। आईएएस 2012 का क्वेश्चन है ये। इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं कि एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट टॉपिक है एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रत्यक्ष मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। थर्ड है एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित भौतिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शंस दिए हैं केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक दो तीन सभी। तो पहली बात समझिए आप कि एनबीए जैव चोरी को नहीं रोकता है और देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण को बचाता है। तो मतलब ये तो मतलब आपके इनर माइंड में होना चाहिए कि नहीं भैया एनबीए है, अगर जैव प्राधिकारी अथॉरिटी बनी है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो वो चोरी को तो रोकेगा ही रोकेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन था कि एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है, उसका निरीक्षण करता है। नहीं, ये प्रत्यक्षता मॉनिटर नहीं करता है, उसके लिए इकरी जो संस्था है वो करती है। ठीक है, या एआईआरआई करता है। तीसरा है एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जाता। हाँ, यहाँ पे रोल दिया गया है एनबीए को और ये पॉइंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आईएएस प्री 2015 में ये क्वेश्चन आया। पहला, यह संरक्षण संगठनों के विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। तीसरा, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। ठीक है, तो तीनों इसके ऑप्शंस सही हैं, यानी जो ऑप्शन डी है तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इतना कठिन लेवल का नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इसमें से क्वेश्चन को सेग्रीगेट करके पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला, जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक मॉप 1 वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित की गई। दूसरा, भारत जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर समझौते में हस्ताक्षर करता नहीं है। तीसरा, जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है। और चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते का सदस्य है। क्या पूछा है, इसको हम लोग को ध्यान से देखना है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग पढ़ेंगे। जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल के पक्षकार की प्रथम बैठक मॉप मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 23-27 फरवरी 2004 को संपन्न हुई थी, इसलिए एक तो गलत हो गया। भारत ने जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल या जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को किया था, इसलिए बी भी गलत है। तीसरा, जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है, इसलिए कथन सी सही है। और चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का सदस्य नहीं है, अतः कथन डी भी गलत है। ठीक है, तो इसमें एलिमिनेशन भी काम करता है, आप उसको भी कहते हैं। 1 और 4 को तो एलिमिनेट हम लोग बहुत आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापारिक संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ट्रैफिक जिसे कहते हैं, के निम्नलिखित कथनों पर विकास कीजिए। पहला है ट्रैफिक यूएनईपी के अंतर्गत एक ब्यूरो है, और दूसरा है ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार की प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। तो देखिए जो दूसरा है वो तो एकदम सही है, वो तो क्वेश्चन में ही है। देखिए ट्रैफिक का क्या लिखा है फुल फॉर्म, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा, यानी वनस्पति और प्राणी जात दोनों के लिए ट्रेड करना है। तो उस भाई ट्रेड करना है, अगर कोई संस्था बनी है तो यानी उसके ऊपर कोई खतरा है, जैसा भी आएगा उसे ट्रैफिक जो है वो ओवरव्यू करेगा, तो दूसरा सही है। अब पहले में कन्फ्यूजन हो जाता है, IAS प्री 2017 में है। पहला पूछा है कि यूएनईपी का अंग है तो है कि नहीं, तो ट्रैफिक यूएनईपी का अंग नहीं है, यह एक एनजीओ है, ठीक है, और ये अपने 1976 में बनी है और ये अपने स्तर से काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कि भारत रामसर अभिसमय यानी रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतया आगामी बना दिया जाता है ताकि उनका शोषण ना किया जा सके। ऑप्शन बी है इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम में संरक्षण किया जाए और इनमें केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दी जाए। ऑप्शन सी है प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करने के लिए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धारणीय विकास के लिए अनुमति दी जाए। और डी है इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम में संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। तो इसका सही ऑप्शन डी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे कि रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड के लिए किया गया था, वेटलैंड की सुरक्षा के लिए 2 फरवरी 1971 में ये कन्वेंशन जो है पहली बार हुआ था, और वेटलैंड जितने हैं उसको सुरक्षित करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है कि मनुष्यता के लिए पूर्णतया आगामी बना दिया जाए। तो मनुष्य के लिए अगर पूर्णतया आगामी बना दिया जाएगा तो भाई उसका देखरेख ही कैसा होगा, पहला एक कॉमन सेंस की बात है। भी पूछ रहा है कि इन सभी स्थलों पे पारिस्थितिकी तंत्र के उपागमों से संरक्षण किया जाए और केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दी जाए। तो भाई भारत के लोग इतने अच्छे तो है नहीं कि पर्यटन करने जाए और वहाँ तोड़ फोड़ ना करें। वो पर्यटन करने जाते हैं और दीवारों पे लिख के आ जाते हैं कि आई लव यू हिम और आई लव यू हर, देखा है ना, कुतुब मीनार पे, ताजमहल पे, पुराना किला, ठीक है, हर जगह। तीसरा है कि प्रत्येक स्थल के विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन्हें उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। तो देखिए डी और सी लगभग बराबर ही स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें लिख दिया है कि अवधि का कहीं भी जिक्र, पीरियड का कहीं भी रामसर साइट में जिक्र नहीं है। एक बार रामसर साइट बन गया तो बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। पहला, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। दूसरा, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तीसरा, विश्व विरासत अभिसमय। कौन बायोडाइवर्सिटी से संबंध रखता है? IAS प्री 2014 का क्वेश्चन। तो भैया खाना पीना जो है वो हर जगह डाइवर्स है, इंडिया में ही इतना डाइवर्स है, विश्व में तो और डाइवर्स है अगर पूरे विश्व को लिया जाए। लेकिन पूरे विश्व की डाइवर्सिटी एक तरफ और इंडिया की डाइवर्सिटी जो भोजन की है वो एक तरफ, तो इंडिया का पलड़ा भारी पड़ेगा। तो पहला तो देखो कॉमन सेंस से लग गया, ठीक है। दूसरा कि मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का भी समय, भैया डिजर्टिफिकेशन, यूएन का जो डिजर्टिफिकेशन है उसका सामना तो करना ही है कि डिजर्टिफिकेशन होगा तो भाई जितने भी बायोडाइवर्सिटी हैं, जितने जीव जंतु हैं वो हानित होंगे। और तीसरा विश्व विरासत अभिसमय, तो 1 और 2 के साथ तीसरा फ्री में आ रहा है, यानी विश्व विरासत अभिसमय में हेरिटेज को भी संरक्षित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की। अरे ये उस समय का करंट है, RO मेंस 2017 का। ये ऑप्शन भी इसका सही है, अगर आपको चाहिए तो वीडियो पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है। तो इसके भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला है कि जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजोना प्रोटोकॉल क्या है? ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दूसरा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, और डी रसायन एवं
उर्वरक मंत्रालय। तो जैव सुरक्षा है, बायो सेफ्टी है, और जैव में भाई पौधे भी आते हैं और प्राणीजात भी आते हैं। तो ये कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन लग सकता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बायोसेफ्टी के कार्टाजेना प्रोटोकॉल के तहत हस्ताक्षर किया था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया था। मेंस 2010 का है, उस समय का शायद करंट हो ये, और हाँ ये उस समय का करंट है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है वो बीजिंग, कोपेनहेगन, नागोया, न्यूयॉर्क, तो नागोया में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यूएन रेड प्लस प्रोग्राम को समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। पहला, जैव विविधता का संरक्षण करने में। दूसरा, वन्य पारिस्थितिकी की सम उत्थानशीलता में। तीसरा, गरीबी कम करने में। देखिए तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। ये आपके लेवल से बहुत ऊपर है, लेकिन सेग्रीगेट करके पूछ सकता है, ठीक है। तो ये अभी तो आप कमेंट करके बताइए कि यूएन रेड प्लस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। यूएन रेड प्लस का फुल फॉर्म क्या है, अगर आप नहीं बनाएंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के उसमें बता दूंगा कि यूएन रेड प्लस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी टीब नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूएनईपी, आईएमएफ और डब्ल्यूईएम करता है। दूसरा, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करता है। तीसरा, यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों और जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ता की सहायता करता है। आईएसपी 2016 का क्वेश्चन है, तो देखिए शायद उस वक्त का करंट हो, तो ये इसका ऑप्शन सी जो है ये सही है टीप के बारे में। चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता तथा परितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह निर्णय प्रक्रिया में निर्णय लेते समय परितंत्र एवं जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करती है। यह पहल परितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ता के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की भूमिका निभाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, रामसर कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया यह एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा है कि यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव के बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो देखिए वेटलैंड इंटरनेशनल जो है वो जो भी रामसर कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं इनके द्वारा तो बनाया नहीं गया है, ठीक है। जब मैं रामसर कन्वेंशन आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में तो बताऊंगा ये। अभी फिलहाल हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इसको इतनी डिटेलिंग में पढ़ें, समय बहुत कम है। 2 महीने में आरओ का पेपर होने वाला है, डेट आ चुकी है, तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। 11 फरवरी इसकी डेट है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक। जैव विविधता का मिसलेनियस टॉपिक है नेक्स्ट, और इसी टॉपिक को हम लोग खत्म करके आज जैव विविधता का खात्मा कर देंगे, ठीक है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का गेम ओवर हो जाएगा। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष, तो ऑप्शन दिया यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार, प्रणांग। देखिए 1995 का क्वेश्चन है, सिकोया वन लाइनर है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो व्यापक निच, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निच, आनुवांशिक भिन्नता की कमी। तो जो व्यापक निच होता है ना, ब्रॉड निचे, मतलब ज़्यादा जो जहाँ पे जो आवास होता है किसी प्राणी जाति या वनस्पति का, उसे नीचे कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक आवाज़ जो होता है जहाँ पे उसको खाना वाना सब मिले, तो अगर वो व्यापक है, अगर वो ब्रॉड है, तो फिर उसका विलोपन का कारण ही नहीं है। अगर विलोप होगा तो धीरे धीरे वो कम होगा पहले उसका नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है सीबक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में है। चंगेज खान ने इसका उपयोग अपनी सेना की ऊर्जास्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटो ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है। पीसीएस ने 2004 का ये क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे 10-12 जो आपसे क्या किसी से भी ना हो। आयोग कभी भी नहीं चाहता है कि वो 150 में 150 क्वेश्चन आपको करवा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सीबकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित किया है, इस पादप का क्या महत्व है। पहला, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक और मरुस्थलीकरण को रोकता है। दूसरा, यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। तीसरा, इसके पोषकीय मान
इसमें पोषकीमान होता है और उस तुंगता वाले ठंड क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। चौथा, इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। IAS प्री 2012 में यह क्वेश्चन आया था, उस वक्त के करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है। देखिए हिंट दे दिया। तो दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है और समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संकर बनती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? तो भीतरकनिका, चांदीपुर औंसी, गोपालपुर औंसी और सिमलीपाल। तो देखो भैया, दो नदियां पूछ रहा है, सारा ऑप्शन दे रहा है कि एक नदी झारखंड से निकलती है, दूसरी उड़ीसा निकलती है और दोनों नदियां मिलती हैं। वहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, उसका नाम पूछा है, तो ये है भीतरकनिका। भीतरकनिका के बारे में आप लोग पढ़िए, लगभग हर साल ही चर्चाओं में रहता है। और यहाँ पे कुछ स्पेशल है, कमेंट करके बताइए कि भीतरकनिका में कौन सा जीव जो है ना वो स्पेशल है, कौन से जीव की सारी वेराइटीज़ यहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृतंक, रोडेंट उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक, दो और तीन। और नेक्स्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। IAS प्री 2014 का क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे सीधे। पूछा है क्या क्या है, तो ऑप्शन सी इसका सही बता रहा है, चमगादड़, भालू और कृंतक, रोडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? फिर से ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। PCS प्री 2002 में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं कि किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन जो है वो न्यूनतम है, अधिकतम नहीं है। अब हमने पढ़ा वार्षिक उत्पादन मारे फटाक से जाए जहाँ सबसे अधिकतम है। पहला गहरे सागर, दूसरा प्रियरी, तीसरा पतझड़ी वन, चौथा टैगा। तो गहरे सागर में जो वार्षिक उत्पादन होता है वो बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? RAS RTS में 2012 में आया है। तो भैया सबको मालूम होना चाहिए कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है। 22 मार्च और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं ये भी आप लिखिए कमेंट में। नेक्स्ट है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। देखिए पूछा ही है 22 मार्च को क्या मनाते हैं। नेक्स्ट है, टुमरॉज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो वंदना शिवा, ऑप्शन दिया है। चलिए यहाँ पे हम लोग का जैव विविधता का टॉपिक ख़त्म हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज के साथ मिलेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।